हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले वीडियो को मिस न करने के लिए बेल आइकॉन भी दबा लें। तो दोस्तों, आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर लें। तो आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है टाउन्स, ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स। ये जो चैप्टर है हमारा, ये 7th क्लास की NCERT की हिस्ट्री सब्जेक्ट से लिया गया है। तो आज का जो हमारा लेसन है इसमें हम नगरों के बारे में, जो वो वहाँ के व्यापारी हुआ करते थे, और जो क्राफ्ट पर्सन मतलब कि जो शिल्पकार या फिर शिल्पी जन, जो कुछ भी आप कहना चाहें कह सकते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उस टाइम पर जो हमें नगर देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के नगर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो व्यापारी रहा करते थे उनके क्या क्या अलग अलग नामों से उनको जाना जाता था। वो अपने आप को किस तरह वहाँ पर जो भी व्यापार किया जाता था वो किस तरह व्यापार किया जाता था, और यहाँ पर जो शिल्पी जन हुआ करते थे उनकी क्या क्या भूमिका रही है इन शहरों का निर्माण करने में। तो चलिए इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। तो ये जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे, तो आपको पता है कि ये दूसरे शहरों में जाया करते थे। ठीक है ना। तो जब ये क्या करते थे कि जो हमारे पतन हुआ करते थे ना, बंदरगाह जिसे कह सकते हैं, पोर्ट्स जो समुद्रों के किनारे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि सूरत वाली साइड में, तो यहाँ पर आपको बंदरगाह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी जगह पर आपको ये देखने को मिलता था कि जो शिप्स हुआ करती थी वेस्टर्न कंट्री से, चाहे वो ईरान हो या फिर आप दूसरे वाली अरब कंट्रीज़ देख सकते हैं, या फिर यूरोपियन जितनी भी कंट्रीज़ हुआ करती थी, या फिर अफ्रीका की बात करें, तो यहाँ से काफ़ी लोग क्या करते थे, यहाँ पर आया करते थे अपनी शिप्स की मदद से, और यहाँ से व्यापार किया करते थे। तो इसी तरह यहाँ पर जो इन लोगों का आन जान था, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसी तरह यहाँ के जो लोग हुआ करते थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो प्रोडक्शन था, उत्पादन जो भी वहाँ पर किया करते थे, उन्होंने ये उत्पादन करना शुरू कर दिया। और ये उत्पादन हुआ कहाँ से, अगर हम बात करें तो ये शहरों से उत्पादन हुआ। जैसे कि वहाँ पर आपको जो टेम्पल टाउन्स है वो देखने को मिल जाते थे, जैसे कि जो मंदिर वाले नगर हैं, और वहाँ पर आपको जो प्रशासनिक एक केंद्र कह सकते हैं, या फिर जो वाणिज्यिक जिसे कमर्शियल टाउन कहते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह के आपको बहुत सारे वहाँ पर टाउन्स देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं की वजह से जितने भी आपको यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिली, इन्हीं कारणों की वजह से ही देखने को मिली। तो यहाँ पर अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट जो पोर्ट्स हैं या फिर पॉइंट्स हैं इनको हम एक बार देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर एक काबुल है, यहाँ पर पुष्कर, अजमेर, वृंदावन, गंगा और यमुना यहाँ से बह रही हैं, यहाँ से यहाँ तक आ रही हैं मतलब कि। और यहाँ पर आपको मुर्शिदाबाद दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर कैलकटा, यहाँ पर अहमदाबाद जो कि आपको पता है गुजरात में, सोमनाथ टेम्पल, ये वही टेम्पल है जिसको मोहम्मद गजनी ने बहुत बार लूटा था। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बॉम्बे, सूरत, बरार, ठीक है, बरार आपको याद रखना है, और बीदर भी, बीजापुर, गोलकोंडा, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कमालपुरम, स्वामी मलाई। यहाँ पर आपको हम्पी दिखाई दे रहा होगा। हम्पी पता है किसकी राजधानी हुआ करती थी? विजयनगर जब हुआ करता था ना, तो ये उसकी उस टाइम पर राजधानी हुआ करती थी। तो विजयनगर के भी बारे में हम थोड़ा सा जरूर देखेंगे कि उसके अंत होने के बाद किस तरह किन्होंने अंत किया था। तो यहाँ पर आपको कांचीपुरम, तिरुवन्नमलाई, तंजावुर, उरायूर, मद्रास, महाबलीपुरम, तिरुपति, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मसूलीपट्टनम। तो इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले बात करेंगे जो प्रशासनिक केंद्र हुआ करते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करते थे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने लेसन 2 में भी तंजावुर के बारे में पढ़ा था, जो कि चोल जो साम्राज्य हुआ करता था उनकी ये राजधानी हुआ करती थी लगभग 1000 ईयर अगो। तो यहाँ पर आपको कावेरी नदी हुआ करती थी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको साउथ में कावेरी नदी देखने को मिल जाती है जो यहाँ पर बहा करती थी। तो इसके आसपास आपको बहुत सारे शहर देखने को मिल गए। यहाँ पर बहुत सारे जो शहर थे उनकी डेवलपमेंट होने लग गई। और यहाँ पर आपको राजा राजेश्वर मंदिर भी देखने को मिलता है, जिसको राजा ने, किंग जो हुआ करता था वहाँ का, राजा चोला ने उसको बनवाया था। और यहाँ पर आपको इस शहर में जो भी लोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि वहाँ पर जो आर्किटेक्ट हुआ करते थे, प्रेज फॉरेस्ट आर्किटेक्ट की यहाँ के जो लोग हुआ करते थे, इनकी तारीफें बहुत ज़्यादा की जाती थी। जैसे कि यहाँ पर कुंजर मल्लन राजा यहाँ पर एक पेरुथच्चन नाम का एक यहाँ पर आर्किटेक्ट हुआ करता था। तो उसका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि उसने ना बड़ी रॉब शॉप में अपना जो नाम था वो उसने उस मंदिर पर लिखवाया हुआ था। तो इन्हीं बातों से हमें पता लगता था कि ये जो मंदिर है वो किनके द्वारा बनाया गया है। तो
ये जो हमें इंस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं अभिलेखों को देखने के बाद ही हमें पता लगता था कि ये मंदिर है, किनके टाइम में बनवाया गया है, क्यों बनवाया गया है। तो कल हमने वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मंदिर क्यों बनवाए जाते थे। मेनली लोगों में अपनी थोड़ी सी इज्जत बढ़ाने के लिए ये सारे जो मंदिर हुआ करते थे, या फिर कोई और भी मोनूमेंट्स हो गए, इमारतें हो गई, ये इनके लिए ही बनवाए जाते थे। और यहाँ पर आपको मंदिर देखने को मिलते हैं, बहुत सारे महल या फिर जो मंडप हुआ करते थे वो आपको मंदिरों में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर जो राजा हुआ करता था वो इन्हीं मंदिरों से ही अपने ऑर्डर कई बार इशू किया करते थे। और इन्हीं जगहों पर यहाँ पर जो आपको शहर देखने को मिलते हैं, जो भी नगर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर काफ़ी व्यापार किया जाता था। अगर आप बात करें तो यहाँ पर एक सलैया नाम के जो बुनकर हुआ करते थे, आपने इसको याद रखना है। सलैया नाम के आपको यहाँ पर एक बुनकर देखने को मिलते हैं, जो कि तंजावुर जो साउथ में था वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और एक उरायूर, ठीक है, ये क्या करते थे, नियर बाय टाउन ऑफ उरायूर, कि उरायूर यहाँ पर एक टाउन हुआ करता था। आर बिजी प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स फॉर फ्लैग्स, कि ये लोग बिजी रहा करते थे। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हुआ करते थे वो, या फिर जो झंडे होते हैं मंदिरों के वो बनाया करते थे, या फिर बहुत सारे जो कॉटन हुआ करती थी, कपास हुआ करती थी, उससे यहाँ पर कपड़ा बनाया जाता था। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो राजा हुआ करता था तो उनके लिए अच्छी क्वालिटी का आप कह सकते हैं कि कॉटन यूज़ किया जाता था। जबकि जो बहुत सारे जो लोग हुआ करते थे, आम लोग भी जिसे कह सकते हैं, उनके लिए मोटा कपड़ा भी इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जो राजा होगा तो उसके लिए भी अच्छी क्वालिटी का ही जो कपड़ा होगा वो यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर आपको कुछ मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो अब हम बात करेंगे टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर की, जो यहाँ पर तीर्थ यात्री जो स्थल हुआ करते थे, मंदिर, महानगर, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर तंजावुर इसकी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एग्जाम्पल है, जो कि एक टेम्पल टाउन हुआ करता था। तो यहाँ पर ये जो मंदिर हुआ करते थे, तो यहाँ पर इनके आसपास ही आपको बहुत सारे आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई थी, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी, जिनके कारण यहाँ पर लोगों की जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा होने लग गई थी। प्रॉस्परस जो होता है ना, जो फलना फूलना वहाँ पर बहुत ज़्यादा होने लग गया था, क्योंकि वहाँ पर लोगों को ज़मीनें दान में दी जाने लगी मंदिर बनाने के लिए। वहाँ पर जो भी लोग आते थे, तीर्थ यात्री आते थे, वो भी दान में देकर जाते थे। तो और कई बार यहाँ पर जो राजा हुआ करते थे वो भी इन मंदिरों को बनाने के लिए ज़मीनों को दान में दे दिया करते थे। तो इन्हीं तरह यहाँ का जो आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट था वो धीरे धीरे देखने को मिला। और यहाँ पर आप एक मूर्ति देख रहे हैं जो कि ब्रॉन्ज की मूर्ति बनी हुई है। और आपको पता ही है जो ब्रॉन्ज है वो कैसे बनता है। जो ब्रॉन्ज था वो जो कॉपर और टिन होता है उसको मिक्स करने के बाद ही ब्रॉन्ज बनता है। तो सबसे पहले ये लोग ना, यहाँ पर आपको एक मूर्ति दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, ये लोग वैक्स होती है ना, जो मोम जिसे कह सकते हैं, तो उसकी पहले ये मूर्ति बना लिया करते थे, ठीक है। उसकी मूर्ति बनाने के बाद उसको मिट्टी का जो लेप होता है, ठीक है, कोई मान लीजिए कोई मूर्ति है, ठीक है, उसको मिट्टी से लेप से इन्होंने क्या कर दिया, ढक दिया। जैसे कि मिट्टी का लेप से इसको ढक दिया, और बाद में क्या किया, इसको यहाँ ना इन्होंने छेद कर लिया, ठीक है। पहले तो इसको गर्म कर लिया, जब मोम पिघल गया तो यहाँ से छेद करके जो इतना भी मोम था वो सारा यहाँ से इसके बीच से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। अब जब मोम बाहर निकल गया तो इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, इसके अंदर इन्होंने वो जो मेटल थी, ठीक है, जो भी ये मेटल गर्म करके रखते थे इसके अंदर ही वो भर देते थे, ठीक है। भरने के बाद क्या करते थे, जो भी मिट्टी होती थी उसको बड़े ही आराम से, ठीक है, निकाल देते थे। मिट्टी निकालने के बाद क्या होता था कि वो जो मूर्ति होती थी वो सख्त होने के बाद वो एकदम ऐसी बन जाती थी और एकदम चमकती होती थी, जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है सूखने के बाद, ठीक है। तो वो इस तरह की टेक्निक्स थी वो यूज़ किया करते थे। और यहाँ पर आपको जो टेम्पल की जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, वो जो यहाँ पर जो पैसे आते थे, ठीक है, जो यहाँ पर उनको पैसे मिला करते थे वो इनके ट्रेड में या फिर बैंकिंग में इनका यूज़ किया जाता था। और यहाँ पर बहुत सारे आपको लोग मिल जाएंगे, जैसे कि पुरोहित हो गए, बहुत सारे वर्कर्स हो गए, यहाँ पर जो भी आप कह सकते हैं शिल्पकार हो गए, व्यापारी हो गए, तो वो इन्हीं मंदिरों के आसपास ही बसने लग गए थे। और यहाँ पर जो और भी मंदिर थे इनका भी धीरे धीरे और विकास होने लग गया, इनको और भी बड़ा ज़्यादा बनाया जाने लगा। तो ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ मंदिर देखने को मिलते हैं, जैसे कि भिलस्वामिन, भिलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश में आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिलती है। सोमनाथ का तो आपने बहुत बार सुन लिया, जो कि गुजरात में है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे और भी टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक तो हो गया कांचीपुरम एंड मदुरई इन तमिलनाडु में। कांचीपुरम और मदुरई कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में देखने को मिलता है। और तिरुपति आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको जो तीर्थयात्री देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, सेंटर्स जो यहाँ पर पिलग्रिमेज सेंटर, जो कि तीर्थयात्री जो केंद्र थे, तीर्थ यात्रा के जो लोग वहाँ पर आया करते थे, मतलब यही हुआ ना कि जो वहाँ पर अगर तीर्थयात्री होते थे वहाँ पर आते थे रहने के लिए, तो उसको तीर्थ यात्रा केंद्र बना दिया गया।
तीर्थ जो यात्री हुआ करते थे उनके लिए केंद्र बन गया। तो यहाँ पर भी बहुत सारे शहरों का निर्माण होगा, जैसे कि वृंदावन आपने सुना ही होगा जो कि उत्तर प्रदेश में है, और एक तिरुवंतमलाई, ठीक है, तिरुवंतमलाई तमिलनाडु में है। वो भी एग्जाम्पल है कि इनके इन्हीं तरह के जो पिलग्रिमेज सेंटर की ये एक आपको अच्छी एग्जाम्पल देखने को मिल जाती है। और आप अगर अजमेर की बात करें, ठीक है ना, तो अजमेर राजस्थान में आपको पता है, तो ये भी चौहान के उस टाइम पर कैपिटल हुआ करती थी। और यहाँ पर भी आपको 12वीं शताब्दी की बात है कि यहाँ पर आपको सूबा हेडक्वार्टर्स ये भी मुगलों के अंडर ये बाद में आ गया था। और यहाँ पर भी आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स देखने को मिलती हैं कि जहाँ पर जो रिलीजियस को एग्जिस्टेंस है, यहाँ भी आपको काफ़ी धार्मिक स्थल देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती हुआ करते थे वह यहीं पर हुआ करते थे, जो यहीं पर रुक गए थे, ठीक है। कि यहाँ पर कहने का मतलब ये कि बहुत सारे लोग जो हुआ करते थे इन्हीं धार्मिक स्थलों पर खींचे चले आते थे, ठीक है ना। तो क्योंकि ये इनको अट्रैक्ट करती थी, रिलीजियस भावना लोगों में होती थी, तो वो धीरे धीरे इनकी तरफ खींचे चले आते थे। अब हम देखते हैं अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स की, जो छोटे छोटे आपको जो शहर कह सकते हैं, जो भी कस्बे हुआ करते थे, तो इनका जो जाल है उनके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, नेटवर्क इनके बारे में भी। तो यहाँ पर आपको 8वीं शताब्दी में यहाँ का जो सब कॉन्टिनेंट था, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे आपको कह सकते हैं कि शहर या फिर जो कस्बे होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो वो धीरे धीरे हमें ये समझ सकते हैं कि वो पहले बहुत बड़े बड़े गांव हुआ करते होंगे, ठीक है, पहले छोटे गांव होते होंगे, धीरे धीरे उनका विस्तार होता गया। तो जब जो बहुत बड़े गांव हो जाते हैं फिर वो टाउन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो टाउन बन गए होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो इतना ज़्यादा उत्पादन करने लग गए होंगे, या फिर वहाँ पर आपको छोटे मोटे मंदिर देखने को मिलते होंगे, तो जिसके कारण वहाँ पर लोगों ने बहुत ही आना जाना शुरू कर दिया होगा। और वहाँ पर आपको ये देखने को मिला होगा कि यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज़ी से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों के पास पैसा आ गया होगा, और यहाँ पर आपको जो भी, जैसे कि अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो उनकी डिमांड भी तो बढ़ेगी ना, जैसे कि उनको भी तो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए वहाँ पर आपको पॉटर्स, जो कुम्हार होता है, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, आपको ऑयल प्रेशर, जो शुगर मेकर्स, चीनी बनाने वाले, टॉडी मेकर्स, स्मिथ, ठीक है, लोहार, और यहाँ पर आपको जो मिस्त्री होते हैं वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनका डेवलपमेंट देखने को मिलने लग गया था। और यहाँ पर आपको और भी जो ट्रेडर्स थे वो शहरों में जो इन्हीं छोटे छोटे कस्बों में रहा करते थे, वो भी क्या करते थे, वो एक शहर से दूसरे शहर में, आप एक कह सकते हैं कि एक कस्बे से दूसरे कस्बों में आराम से वो जाया करते थे, क्योंकि उनको व्यापार करना होता था। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दूर दूर से भी लोग यहाँ पर आया करते थे, ठीक है ना। तो वो दूर दूर के इलाकों से भी यहाँ पर लोग आया करते थे, जैसे कि आपको देख सकते हैं कि जो घोड़ों का व्यापार करने के लिए, नमक का व्यापार, कैम्फर का, सैफरन, बेटल नट, और यहाँ पर आपको जो मसाले होते हैं, ठीक है, या फिर जो काली मिर्च होती है, इनका व्यापार करने के लिए लोग क्या करते थे, दूर दूर से आया करते थे। और आपको ये भी बात देखने को मिलती है कि अगर मान लीजिए किसी शहर के आसपास अगर कोई मंदिर डेवलप हो गया, ठीक है ना, वहाँ पर बाजार बन गया, तो कुछ सामंत हुआ करते थे, ठीक है। सामंत या जमींदार आपने पढ़ा है ना क्या हुआ करते थे, जिनके पास ज़मीन के टुकड़े हुआ करते थे, लोगों से कर इकट्ठा किया करते थे। तो ये यहाँ पर आके जम जाते थे और लोगों से कहते थे कि आप हमें अब टैक्स देना शुरू कर दो। तो इसी तरह वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे। और ये कई बार तो ऐसा भी देखा जाता था कि ये जो पैसे होते थे, जो भी ये कर इकट्ठा करते थे, इनको मंदिर में भी बनवाने के लिए कई बार इनका जो यूज़ था, वो प्रयोग था, वो कर दिया जाता था। अब आप यहाँ पर टैक्सेस इन द मार्केट, आपको ना राजस्थान से एक अभिलेख मिला है जिसमें ये पता लगा है कि यहाँ पर आपको ना हर चीज़ पर, जैसे कि जैगरी जो गुड़ होता है या फिर चीनी होती है, डाइज हो गई, जो धागे हो गए, थ्रेड, कॉटन, और यहाँ पर कोकोनट, सॉल्ट, एरिका नट्स, बटर, शीशम ऑयल, क्लोथ्स, तो इन सभी चीज़ों पर क्या लगाया जाता था, ये जो कर देना होता था, इन सभी चीज़ों पर आपको टैक्स देना होता था। तो आप समझ रहे हैं ना कि आप वहाँ पर कोई भी व्यापार करें, आपको वहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। अब बात करते हैं ट्रेडर्स बिग्स एंड स्मॉल की, जो आपको छोटे या फिर बड़े जो आपको व्यापारी देखने को मिलते हैं, उनमें आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर काफ़ी, जैसे कि आप बहुत सारे ट्रेडर्स की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर आपको बंजारास, ठीक है, ये भी एक टाइप्स थी ट्रेडर्स की। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रेडर्स हो गए, जैसे कि घोड़े बेचने वाले लोग यहाँ पर। और भी ये क्या करते थे, मेनली अगर आप देखेंगे तो ये जो भी व्यापारी हुआ करते थे वो खुद को ना कुछ ग्रुप्स में कर लिया करते थे, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या करते थे, जब ये दूसरे शहरों में जाते थे या फिर दूसरी जगहों पर जाते थे, तो वे ग्रुप्स में जाया करते थे, जिन्हें हम गिल्ड्स का नाम दे दिया करते हैं, कि उन्हें गिल्ड्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गिल्ड कहा जाता था साउथ इंडिया में।
तो इनको गिल्ड क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये ना अपने आप को एक ग्रुप्स में बनाकर चला करते थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कि कोई इन पर लुटेरा या फिर कोई भी है इन पर हमला कर सकता है, या फिर खुद के इंटरेस्ट के लिए, इनका खुद को बचाने के लिए ये क्या करते थे, ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह ये जाया करते थे। लगभग 8वीं शताब्दी की ये बात है। और यहाँ पर आपको एक मनीग्रामम और नाना देसी नाम के आपको ये क्या मिल जाते हैं, गिल्ड देखने को फेमस मिल जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि मनीग्रामम क्या था और नाना देसी क्या था। तो आपको याद रखना है ये एक प्रकार का गिल्ड हुआ करते थे, ठीक है। और यहाँ पर आपको गिल्ड और भी देखने को मिलते हैं जो कि दूर दूर तक जाया करते थे, जैसे कि हम बात कर लेते हैं साउथ ईस्ट एशिया की या फिर चाइना की। और यहाँ पर आपको और भी कम्युनिटीज़ देखने को मिल जाती हैं जिनका नाम था, एक तो था चेट्टियार, ठीक है, एक का नाम था चेट्टियार और दूसरे का नाम था मारवाड़ी ओसवाल, जो क्या बन गए थे प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री की ये समूहों के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने लग गए थे। और ये यहाँ पर गुजराती ट्रेडर्स भी आपको दिखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो हिंदू में तो बनिया हुआ करते थे और मुस्लिम में बोहरास उनको कहा जाता था, जो भी ट्रेडर्स हुआ करते थे। और यहाँ पर ये दूर दूर तक व्यापार किया करते थे, जैसे कि आप लाल सागर देख लें, ठीक है, रेड सी, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका जो पूर्वी अफ्रीका है, और साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, ठीक है। इन सारी जगहों पर ये क्या किया करते थे, यहाँ से ये व्यापार किया करते थे। और व्यापार में आप देखेंगे तो कौन कौन सी चीज़ों का व्यापार किया जाता था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टेक्सटाइल होता है, ठीक है, जो कपड़ा होता है, या फिर जो भी आपको मसाले देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो मसाले तो आपको पता ही है कि मसालों का भी व्यापार बहुत ज़्यादा यहाँ पर किया जाता था। और यहाँ पर आपको ब्रॉड गोल्ड आइवरी फ्रॉम अफ्रीका की, जो यहाँ पर एक्सचेंज में क्या लाते थे कि हमारे भारतीय लोग यहाँ से जो सामान वहाँ बेचते थे उसके बदले में सोना या फिर जो हाथी दांत होता है वो वहाँ से लाया करते थे। तो ये सारी एक बातें रहीं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपको थोड़े छोटे छोटे कस्बे या फिर शहर देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर आप अरब लोग रहा करते थे, ठीक है। अरब या फिर पर्शियन, चाइनीज़, ज्यूइश या फिर सीरियन जो क्रिश्चियन ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो उनको ना यहाँ पर बड़ा इंटरेस्ट था, ठीक है। जैसे कि उनको यहाँ पर भारतीय मसाले बहुत ज़्यादा चाहिए होते थे। लाल सागर की मदद से ये यहाँ पर इन्होंने आना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर जो इटालियन ट्रेडर्स हुआ करते थे वो यूरोपियन मार्केट्स में धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो गया। कि जो यहाँ पर जो लोग रहा करते थे ना, जो बीच में जो लोग रहते थे, ठीक है, रेड सी एरिया के पास, तो ये क्या करते थे, ये ना यहाँ से आप देखेंगे कि जो इटालियन ट्रेडर्स थे वो आपको देखने को मिलता है कोई यहाँ से ना जो चीज़ें होती थी खरीद कर ले जाकर उसको यूरोपियन मार्केट में बेच देते थे। तो इनसे उनको क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा वो हाई प्रॉफिट्स, बहुत ही ज़्यादा लाभ कमाया करते थे। तो इसके कारण जैसे कि वहाँ पर आपको पता ही है जो वहाँ पर आपको मसाले हो गए, ठीक है, क्योंकि भारत में जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट हुआ करता था, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, आपको पता ही है कि इस प्रकार का वहाँ पर आपको क्लाइमेट देखने को मिलता था। तो यहाँ पर बहुत सारी जो फसलें हैं या फिर जैसे कि काली मिर्च हो गई, यहाँ पर आपको जो होता है क्या होता है, जो दालचीनी होती है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और आपको एक सौंठ भी देखने को मिलता है, ठीक है, मसालों में। तो वो यहाँ पर भारत में होती थी, तो उनका व्यापार था वो वहाँ पर किया जाता था। तो क्योंकि ये यूरोपियन जो लोग हुआ करते थे वो अपनी जो व्यंजन हुआ करते थे, खाने वाली जो चीज़ें हुआ करती थी, इनमें इनका यूज़ काफ़ी किया करते थे। अब हम बात कर लेते हैं काबुल की, ठीक है। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि काबुल में भी, काबुल था ना, ये इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई थी। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना सिल्क रूट यहाँ से लिंक होकर जाया करता था। जो काबुल था और कांधार था वो सिल्क रूट से कनेक्टेड थे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ों का व्यापार होने लग गया था। अगर आप सिर्फ घोड़ों की बात कर लें, ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर काबुल के अगर सिर्फ घोड़ों की बात कर लें तो लगभग 30,000 रुपया साल का ही यहाँ पर इसका ही व्यापार सिर्फ हुआ करता था, ठीक है ना। तो अगर आप 30,000 उस टाइम पर देखें, ठीक है, मेडिवल पीरियड की हम बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ये कितना ज़्यादा होता होगा, 30,000 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि यहाँ पर आप देखते हैं कि जो स्लेव्स हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, इनका भी यहाँ पर व्यापार किया जाता था। अब हम बात करेंगे क्राफ्ट्स इन द टाउन की, जो ये कस्बे हुआ करते थे, जो ये नगर हुआ करते थे, इनमें शिल्प की बात करेंगे, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है शिल्प, ठीक है, कितना ब्यूटीफुली बनाया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं उस टाइम पर इन्होंने किस तरह बनाया होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जो आपको जो शिल्पकार है वो आपको बीदर का देखने को मिल जाता है, जो कि कॉपर से और सिल्वर की मदद से ऐसी जो आप कह सकते हैं ये जो इन्होंने वर्क किया हुआ है, ये बनाया हुआ है। तो इसको हम क्या कहा करते थे, जो भी ये काम था इसको बीदरी कहा करते थे, ठीक है, क्योंकि ये बीदर के जो लोग हुआ करते थे वही इसको बनाते थे, इसको हम बीदरी कहने लग गए थे
पांचाल्स और विश्वकर्मा भी यहाँ पर एक ऐसी कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है जिसमें आपको कौन कौन से लोग देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो लोहार हो गए, जो ब्रॉन्ज स्मिथ हो गए, या फिर आपको जो सुनियार होते हैं ना, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको जो मिस्त्री होते हैं या फिर जो बढ़ई होते हैं ना, जो लकड़ी का जो काम करते हैं, तो ये भी, इनकी भी बड़ी इंपॉर्टेंस थी। जितने भी हमने अभी नाम लिए ना, ये सारे मंदिर बनाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखते थे, क्योंकि मंदिर बनाने का काम इनके द्वारा ही किया जाता था। और यहाँ पर जो महल वगैरह बनाए जाते थे या फिर जो टैंक्स होते थे, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी, ये इनके द्वारा ही बहुत ही ज़्यादा बनवाई जाती थी। मतलब ये कि इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इनको बनवाने में। और यहाँ पर आपको एक जो बुनकर हुआ करते थे, ठीक है ना, जो वेबर्स हुआ करते थे, इनका भी आपको थोड़ा सा रोल, बहुत ही ज़्यादा रोल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, सिलाइयार या फिर कायकोलार, ठीक है, कायकोकलार। आपको यहाँ पर दो कह सकते हैं कि नाम थे, ठीक है, दो नाम नहीं है, ये नाम तो चलो एक ही है, ठीक है। इसके दो नामों से इनको बुलाया जाता था, जो क्या थे, ये बुनकर हुआ करते थे, सिलाइयार और कायकोलार, ठीक है, कायकोकलार ये हुआ करते थे। और यहाँ पर ये इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे कि ये ना मंदिरों को बनवाने के लिए ये बहुत ज़्यादा दान भी किया करते थे, ठीक है ना। तो ये अभी हमें देखने को यहाँ पर बातें मिली हैं। तो यहाँ पर आपको एक शॉल भी देखने को मिल जा रहा होगा, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से इसको बनाया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्लोजर लुक टू हम्पी एंड मसूलीपट्टनम एंड सूरत। तो देख लेते हैं यहाँ पर द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी, कि इसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। तो हम्पी कहाँ था, कृष्णा तुंगभद्रा नदी के यहाँ पर आप कह सकते हैं बेसिन के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो ये विजयनगर का यहाँ पर आप केंद्र भी मान सकते हैं, जिसको 1336 में खोजा गया था। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो हमें रूम्स मिलते हैं, ट्यून्स जो आपको देखने को मिलते हैं, जो भी यहाँ पर बची खुची चीज़ें जो आपको देखने को मिली हैं, उससे पता लगता है कि ये वेल फोर्टिफाइड, कि इसकी जो किलेबंदी की गई थी वो बहुत ही अच्छे ढंग से की गई थी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर जो दीवारें वगैरह बनाई गई थी, इनमें ना आप ये समझ सकते हैं कि इनमें भी किसी भी चीज़ का, जैसे कि वहाँ पर आप सीमेंट होता है ना, उनका यूज़ बिल्कुल नहीं किया गया था। और अगर आप देखेंगे तो इनको ना बड़े अच्छे ढंग से, तो इनको इस तरह से जोड़ा गया था जैसे कि इंटरलॉकिंग की गई थी, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप अपने हाथ को पकड़ते हैं, ठीक है, तो अगर आप दोनों हाथों को एक शिकंजा जैसा नहीं बना लेते, तो इसी तरह इन्होंने, आप यहाँ पर एक पिक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग जो टेक्निक्स थी उनका यूज किया गया था। मतलब यहाँ ये कि इसमें ना तो कोई सीमेंट लगा हुआ था, ना तो कोई इन्होंने मसाला लगाया हुआ था, तो इनको इसी तरह इन्होंने ऐसा जोड़ा हुआ था, कोई कंक्रीट नहीं यूज किया था। तो इस तरह की जो टेक्निक्स थी इन्होंने इसका यहाँ पर यूज किया हुआ था, ठीक है। आपको यहाँ पर एक वॉल दिखाई दे रही होगी, तो इसी तरह से बनाई हुई थी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो यहाँ का जो आर्किटेक्चर हुआ करता था वो कैसा था। और यहाँ पर विजयनगर के टाइम पे, इनके ही शासन में, आपको यहाँ पर एक अनंतराज जो सागर टैंक है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि 1.37 किलोमीटर लंबा हुआ करता था मालदेवी रिवर के किनारे। और यहाँ पर आपको एक और बात देखने को मिलती है कि जो यहाँ पर कृष्णदेव राय हुआ करता था, ठीक है, कृष्णदेव राय, उसने भी एक यहाँ पर एक बांध टाइप बनाया हुआ था, ठीक है ना। तो ये विजयनगर फ्रॉम विच वाटर वाज कैरिड थ्रू एक्वेडक्ट्स एंड चैनल टू इरिगेट फील्ड्स एंड गार्डन्स, की यहाँ पर ये जो कृष्णदेव राय था, इसने भी ना यहाँ पर एक, आप ऐसा कह सकते हैं कि इसने एक बांध बनवाया हुआ था। किस लिए बनाया था, क्योंकि यहाँ से जो सिंचाई थी वो यहाँ पर अच्छे ढंग से की जा सके। और यहाँ पर आपको एक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है कि जो हम्पी का था उसको भी बड़े अच्छे ढंग से बनाया हुआ था। आपको यहाँ पर जो स्तंभ है, ठीक है, वो भी यहाँ पर जो स्कल्पचर है, ठीक है, मूर्तियां हैं, उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर दिखाया भी गया है। आपको यहाँ पर एक रथ टेम्पल भी, जो रथ है ना, यहाँ पर एक रथ, ये हम्पी का ही है, विट्ठल टेम्पल। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हम्पी के जो यहाँ पर जो शहर हुआ करते थे, तो वे धीरे धीरे जो लोग हुआ करते थे यूरोपियन के, या फिर और भी बहुत सारे जो लोग हुआ करते थे, इनके जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, इनसे ये जो शहर था वो पूरा अच्छे ढंग से भर गया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट था वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो व्यापार था वो एकदम अपनी बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल पर था। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आया करते थे, जैसे कि मुस्लिम मर्चेंट्स हो गए, चैटिस हो गए, और यहाँ पर एजेंट्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स हो गए या फिर पोर्तुगीज हो गए। तो धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पर की जो मार्केट्स हुआ करती थी इन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे भी रहा है कि यहाँ पर एक आपको एक टेम्पल है, स्टोन चैरियट विट्ठला टेम्पल है हम्पी। और यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज भी हुआ करती थी मंदिरों में, जैसे कि देवदासीज हो गए, जो कि टेम्पल डांसर्स जिन्हें हम कहते हैं, जो टेम्पल्स में डांस करते हैं, वहां पर आपको ये देवदासीज भी देखने को मिल जाती थी कि जो देवी देवताओं के सामने एक नाच टाइप का वहां पर किया जाता था। जैसे कि वीरूपाक्ष, ठीक है, यहाँ पर शिव की ये फॉर्म हुआ करती थी, शिव भगवान का यहाँ पर रूप हुआ करता था। तो इनके सामने भी ये जो क्रियाएं होती थी की जाती थी। अब यहाँ पर आपको एक महानवमी नाम का एक फेस्टिवल भी देखने को मिल जाता है, जिसे हम नवरात्रि भी कहते हैं साउथ में, आपने सुना जरूर होगा या फिर आपने कैलेंडर में भी सुना होगा, ठीक है। यहाँ पर हॉलीडे भी होती है शायद। तो ये भी हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम
पर ऐसे ही त्योहारों पर लोग क्या करते थे, कुछ धार्मिक क्रियाकलाप किया करते थे। तो यहाँ पर जो भी फेस्टिवल हुआ करते थे हम्पी में, तो इस तरह ही इनको यहाँ पर ऐसे ही मनाया जाता था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये हम्पी शहर था ये धीरे धीरे ये तबाह हो गया। क्यों? क्योंकि जो विजयनगर था इस पर हमला कर दिया गया था। जो दक्कनी सुल्तान हुआ करते थे, आप देख सकते हैं, जो रूलर हुआ करते थे गोलकंडा के, बीजापुर, अहमदनगर, बरार और बीदर, ठीक है, इन सभी लोगों ने हमला बोल दिया था, ठीक है। तो जमीनें हड़प ली थी। तो 1665 में ये जो दक्कनी, ये सारे जो सुल्तान थे, इन्होंने इस पर हमला कर दिया विजयनगर पर। ये साम्राज्य था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। अब हम बात करेंगे एम्पोरियम क्या होता है। एम्पोरियम वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो चीज़ें होती हैं उसका आदान प्रदान किया जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में जहाँ पर चीज़ों को बेचा या खरीदा जाता है। तो यह जो सूरत हुआ करता था वो एम्पोरियम हुआ करता था, ठीक है, उस टाइम का गुजरात का जो सूरत हुआ करता था, क्योंकि वो एक तो समुद्र के किनारे है और वहाँ पर जो पोर्ट्स थे वो भी काफ़ी डेवलप हो चुके थे। तो इसलिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती थी वो हमें देखने को मिलती हैं। तो जो वेस्टर्न ट्रेड हुआ करता था, ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे जो लोग हुआ करते थे वो अहमदाबाद, ठीक है, इस वाली साइड में आया करते थे और यहाँ से वो व्यापार जो था वो पूरे भारत से किया करते थे। बट धीरे धीरे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे लोग आने लग गए, ठीक है। अगर आप पुर्तगीज को देखो, डच को देखो, यहाँ पर अंग्रेज भी आ गए, ठीक है। इन्होंने धीरे धीरे अपनी यहाँ पर फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी, जो वेयर हाउस हैं, ठीक है, जो अपने गोदाम टाइप हैं वो यहाँ पर इन्होंने बनाने शुरू कर दिए। और यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको एक हुंडी नाम का ना एक चीज़ देखने को मिलती है। जैसे कि वो हुंडी पता है क्या हुआ करती थी, ये एक ऐसी रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें जैसे कि एक पत्थर होता था, एक कोरा का एक ऐसे ही टाइप का हुआ करता था, जिसको आप दिखा के, जैसे आप क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करते, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से आप क्या करते हैं कि आप उसका यूज करके भी पैसे उधार ले लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसका यूज करके आप ना दूसरे कंट्रीज में भी, ठीक है, जो गुजरात की जो हुंडीज हुआ करती थी, सूरत की हुंडी हुआ करती थी, उसको दिखाने के बाद आपको उधारी में वहां से सामान मिल जाया करता था। तो आप देख रहे हैं ना कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी। मान लीजिए कि आप गए यहाँ पर अफ्रीका में, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका में आप चले गए या फिर कैपटाउन में चले गए, तो वहां से आपने क्या कहा कि हाँ भी मुझे तो इतना सारा सामान चाहिए, मेरे पास गुजरात की हुंडी है, जो सूरत की है वहाँ की हुंडी है। तो आप वहाँ से क्या कर सकते थे, इनको दिखाकर वहाँ से जो सामान था वो उठा सकते थे। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा चला करती थी उस टाइम पर। और यहाँ पर काठीवाड़ सेठ हुआ करते थे या फिर महाजन हुआ करते थे, जिनका भी यहाँ पर ह्यूज बैंकिंग हाउस हुआ करता था सूरत में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हुंडीज हमने अभी डिस्कस कर ही लिया कि ये हुंडी सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं, इजिप्ट, बसरा, इराक, एंटवर्प, इन बेल्जियम, ठीक है, यूरोप, इवन यूरोप में भी ये जो चीजें जो हुंडीज थी इनकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस हुआ करती थी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, सूरत बिगेन टू डिक्लाइन, कि सूरत का धीरे धीरे पतन होने लग गया। क्यों? 17वीं शताब्दी के अंत तक। ऐसा क्यों हुआ? इसके बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट्स हुआ करती थी इनका धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग गया। क्योंकि जो मुगल एम्पायर था, हमने देखा था ना, मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन था, मुगल एम्पायर था वो कैसे खत्म होने लग गया था, क्योंकि बाद वाले जो शासक आए थे वो धीरे धीरे बहुत ही कमजोर होने लग गए थे। तो लास्ट शासक कौन था? औरंगजेब था, ठीक है ना। तो इनके टाइम में जो अंग्रेज आए तो वो उन्होंने ना धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले तो वो सिर्फ व्यापार करने आए थे, बट धीरे धीरे उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस होते हैं उनको भी अचीव करना शुरू कर दिया। जैसे कि धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया भारत पर, ठीक है। तो वो भारत की जो पॉलिटिक्स हुआ करती थी, जैसे कि वहाँ पर कोई राजा था, ठीक है, तो राजा के कामों में ये हस्तक्षेप करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे इनकी वजह से ये जो आप कह सकते हैं कि जो व्यापार था या फिर जो इसकी सिग्निफिकेंस थी हमारे इन इलाकों की, इसकी जो ये भारतीय राजाओं के हाथ से निकल गई और ये अंग्रेजों के हाथ में ये चली गई। तो आपको पता ही है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये सारे इनके जो हेडक्वार्टर थे 1668 में ये धीरे धीरे शिफ्ट कर दिए गए, ठीक है, मुंबई में। और इन पर जो कंट्रोल था इन रूट्स पर वो पुर्तगीज ने या फिर अंग्रेजों ने यहाँ पर कर लिया था। अब हम बात कर लेते हैं फिशिंग इन द ट्रबल्ड वाटर, मसूलीपट्टनम की भी एक बार हम बात कर लेते हैं। मसूलीपट्टनम की जब ये लेसन शुरू हुआ था तो हमने उसका भी देख लिया था कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये एक टाउन हुआ करता था मसूलीपट्टनम, ठीक है, जहाँ पर हम जिसे पोर्ट टाउन, फिश पोर्ट टाउन भी कह सकते हैं। मतलब ये कि वहाँ पर शायद मछलियाँ बहुत ज़्यादा पकड़ी जाती होंगी, इसलिए इसको यहाँ ऐसा कहा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, मसूलीपट्टनम इसी नाम पर ही ये पड़ा है क्योंकि वहाँ पर मछलियों का बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता रहा होगा। और यहाँ पर आपको जो कृष्णा नदी देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ये कृष्णा नदी का जो डेल्टा है उसके आसपास का ये सारा शहर है। तो ये यहाँ पर लगभग 17वीं शताब्दी में यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुआ करती थी। यहाँ पर बहुत सारे जो जहाज हुआ करते थे वो यहाँ पर आया करते थे, जो डच और अंग्रेज हुआ करते थे, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनीज के। इन्होंने बहुत कोशिश की कि मसूलीपट्टनम पर अपना क्या किया जाए, कब्जा किया जाए। तो ये दोनों ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इन्होंने थोड़ी बहुत किलेबंदी भी
शुरू कर दी थी। जैसे कि द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वाज बिल्ड बाय डच, कि डचों ने यहाँ पर क्या कर दिया था, यहाँ पर जो अपने पोर्ट्स होते हैं इनको यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर जो कुतुब शाही हुआ करता था, जो रूलर था गोलकंडा का, इसने भी यहाँ पर इम्पोज रॉयल मोनोपोलिस, की इसने भी ना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि इसने अंग्रेजों को ऐसे ही व्यापार करने दिया, इसने यहाँ पर मोनोपोली रखी कि अगर आपको यहाँ पर व्यापार करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इसने ऐसा यहाँ पर कहा हुआ था कि ये सारी जो कंपनियां थी इनको थोड़ा सा भी टाइट रखा हुआ था इसने, कि भाई अगर आपको यहाँ पर व्यापार करना है तो आपको थोड़े बहुत यहाँ पर कर देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो भी उसका भी आपको देखने को मिलता है। इसी कारण यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर गोलकंडा नोबल्स हुआ करते थे, पर्शियन मर्चेंट, ठीक है, और यहाँ पर जो तेलुगु कमावती, चैटिस, यूरोपियन ट्रेडर्स, ठीक है, इनमें यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलने लग गया। और यहाँ पर जो मुगल हुआ करते थे उन्होंने भी अपनी जो पावर थी गोलकंडा में वो धीरे धीरे बढ़ानी यहाँ पर शुरू कर दी थी। यहाँ पर आपको एक गवर्नर देखने को मिल जाता है जो कि मीर जमुला हुआ करता था, ठीक है, वो एक व्यापारी भी हुआ करता था। तो ये क्या करता था, ये गेम प्ले करता रहता था, वो कभी डच को अंग्रेजों के साथ लड़वा दिया करता था, ऐसे ही वो काम करता था। तो 1686 से 1687 तक जो मुगल एम्परर औरंगजेब था इसने गोलकंडा को भी अपने कब्जे में ले लिया था। तो उसके कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों को क्या फील हुआ कि यार हमें ना अब कोई और जगह ऐसे ढूंढनी चाहिए जहां से हम जो अपना व्यापार है वो अच्छे ढंग से कर सकें। तो इन्होंने जो एक कंपनी थी, इन्होंने बहुत सारे जो ट्रेड सेंटर थे वो बना लिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने जो अपने ट्रेड सेंटर थे वो मूव कर लिए कहाँ तक, कहाँ पे, मुंबई में, कोलकाता में और यहाँ पर मद्रास में, जो आपको पता है अभी चेन्नई में है। तो मसूलीपट्टनम था, तो इस टाइम पर उसकी जो सिग्निफिकेंस थी मसूलीपट्टनम की वो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, ठीक है ना, क्योंकि मसूलीपट्टनम पर वैसे भी लड़ाई होती रहती थी, कभी डच ने वहाँ पर किलेबंदी कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी आपको यहाँ पर बातें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स की, नए जो नगर थे और जो व्यापारी हुआ करते थे उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो 6वीं से लेकर 6वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच के हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूरोपियन हुआ करते थे। यूरोपियन जो शहर थे वो क्या करते थे, मसालों की खोज में और कपड़ों की खोज में इन्होंने यहाँ पर आना शुरू कर दिया था, ठीक है। जो यूरोप के और वेस्ट एशिया के जो लोग थे उन्होंने भारत में यहाँ पर आना शुरू कर दिया। किसकी मदद से, जो यहाँ पर जो शिप्स हुआ करती थी उनकी मदद से इन्होंने यहाँ पर आना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर जो इंडियन टेक्सटाइल का जो कपड़ा हुआ करता था उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। अब जैसे ही यहाँ पर इनकी डिमांड बढ़ने लग गई, लोगों ने यहाँ पर उत्पादन भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो जब यूरोपियंस ने ये वाले जो कपड़े देखे, मसाले देखे, ठीक है, तो उनमें ना फिर आगे लग गई कि हमें तो भी चाहिए ही चाहिए। तो फिर वो एकदम पागलों की तरह यहाँ पर भारत में आने लग गए और यहाँ से जो अपना व्यापार था वो धीरे धीरे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गया था। और यहाँ पर हमें एक और यहाँ पर बात देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो शिल्पकार हुआ करते थे उनकी इंडिपेंडेंस भी बहुत ज्यादा घटने लग गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो एजेंट आते थे, ठीक है, अंग्रेज को जो एजेंट आते थे वो ना इनको सीधा काम दे देते थे कि हाँ वो अपनी मर्जी से इनको काम करवाने लग गए थे, ठीक है ना, जो यहाँ पर शिल्पकार हुआ करते थे। तो इसलिए क्योंकि वो कहते थे कि हाँ भी हम आपको काम देंगे, तो वो पहले प्रॉमिस ले लेते थे, इसके बाद ही फिर उनके हिसाब से ही ये जो वेवर्स हुआ करते थे, जो बुनकर थे, इनको काम करना पड़ता था। इसके कारण ही जो उनकी जो इंडिपेंडेंसी थी वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी। और अगर यहाँ पर 18th सेंचुरी में देखें, 18वीं शताब्दी में देखें, तो यहाँ पर जो राइज है, ठीक है, बॉम्बे का, कलकत्ता का, मद्रास का, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो यहाँ पर वेवर्स हुआ करते थे, जो भी आप छोटे मोटे व्यापारी कह सकते हैं, ठीक है, तो इनको ना एक अलग से शहर दे दिया गया था, ठीक है, जिनको हम ब्लैक टाउन्स कहते हैं। इनके लिए ना अलग वो बना दिया गया था, नगर बना दिया गया था। तो ब्लैक टाउन्स आपको देखकर ही पता लग रहा होगा कि ना थोड़ा सा ये ना इनको इन्फीरियर समझने लग गए थे। तो अंग्रेज खुद को बहुत ही ज्यादा सुपीरियर समझते थे। इन्होंने ना खुद अपने जो यहाँ पर जो व्हाइट हुआ करते थे इनके लिए तो इन्होंने खुद ना अपने यहाँ पर वो बना लिए थे, जैसे कि सुपीरियर रेजिडेंस होते हैं ना, वो बनवा लिए थे, कि बहुत ही उच्च कोटि के घर बनवा लिए थे। जैसे कि अगर आप देखें फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है, ये मद्रास में बना लिया था, और फोर्ट सेंट जो विलियम था वो कलकत्ता में इन्होंने वो बनवा लिया था। तो ये इन्हीं जगहों पर यहाँ पर रहा करते थे। आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है, जिनके घर भी बहुत ही उच्च कोटि के हुआ करते थे। और भारतीय लोग जो थे हुआ करते थे, उनके जो घर होते थे वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही घटिया क्वालिटी के घर हुआ करते थे, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब हमें लास्ट में हमारा ये टॉपिक बच गया, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं, वास्को दी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस। कि जब इन्होंने देखा कि भी हमें भारत में कैसे पहुंचे, ठीक है, समुद्र के रास्ते थे, तो वो वास्को डी गामा था, ठीक है, जिसने सोचा कि मैं ना समुद्र के रास्ते भारत जाऊंगा। तो ये ना समुद्र के रास्ते ही इसने भारत जाना शुरू किया। और ये 1498 में, ठीक है ना, 1498 में ये कैलिकट पहुंचा, ठीक है, ये साउथ में पड़ता है। तो ये यहाँ पर पहुंचा और ये धीरे धीरे फिर आपको पता ही है, फिर यहाँ से लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो गया था। तो इस टाइम पर ये जब यहाँ पर आया था
ठीक है। तो जब ये वापस जा रहा था तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 4 शिप के साथ आया था, ठीक है ना। इसके साथ जो 4 जहाज थे वो आए थे। बट जाते जाते ना ये हम ऐसा कह सकते हैं कि जब इसने जर्नी जब स्टार्ट शुरू की थी तो इसके साथ जो 2 जहाज थे वो तो डूब के मर गए थे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि समुद्रों में तूफान वगैरह तो होते ही रहते हैं। तो यहाँ पर 170 आदमी हुआ करते थे, जिनमें से सिर्फ 54 आदमी ही 54 यहाँ पर लोग ही यहाँ पर बाद में बचे थे। इसी तरह यहाँ पर जो क्रिस्टोफर कोलंबस हुआ करता था, इसने भी ऐसे ही समुद्री यात्रा शुरू की थी, जो कि 1492 में वेस्ट इंडीज यहाँ पर पहुंच गया था। तो ये हमारा चैप्टर था। आपको यह आज का चैप्टर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी जरूर कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।